हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट के लिए हमने उसका इम्पोर्टेंस देखा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस देखा इन लास्ट लेक्चर कि क्यों ज़रूरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। ठीक है, और प्रोजेक्ट के रिपोर्ट का हमने मीनिंग भी देख लिया था। लेकिन अभी उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट रहेंगे वो हमें स्टडी करना है। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का मीनिंग हमने देखा कि उसके अंदर प्रोजेक्ट की सारी ही इंफॉर्मेशन रहती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे हमने कहा था कि इंसान की जो जन्म कुंडली बनती है उसमें सब लिखा रहता है, तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में भी हम कहेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती है। डिफरेंट डिफरेंट पैसे कहाँ से आएंगे, रिसोर्सेज कौन से यूज़ होंगे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा प्रोजेक्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, सारी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें जो अंदर होगी, कंटेंट होंगे जो लिखे जाएंगे, उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो लोग इसे रेफ़र कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रेफ़र करेंगे, वो भी हमने किया लास्ट लेक्चर में। जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है, या फाइनेंसिंग एजेंसी है, सारे ही लोग इस रिपोर्ट को रेफ़र करने वाले हैं। रेफ़र करके उसे इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे ही डिसाइड होने वाला है। तो अब ये रिपोर्ट अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी चीज़ें पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, उसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट requires proper understanding of the contents to be included in the project report. ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट करने से पहले, बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे। द कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर टू बी अरेंज इन लॉजिकल मैनर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, मशीनरी कौन सा यूज़ होगा, कहाँ से आएगा, लेकिन इनका एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस होनी ज़रूरी है। Normally, an original project report runs into several pages. A brief summary is given in respect of the contents which are required in the formation of project report. एक brief summary भी दिया जाएगा उसके contents का, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर। Now, अभी हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे या कंटेंट्स रहेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले शुरुआत होगी कवर पेज के। यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल लेके हमें बताया हुआ है। कवर पेज सबसे पहले आएगा, स्टेटिंग टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ XYZ आइटम फॉर ABC कंपनी। इस तरीके से लिखा जाएगा उस पर। The cover page also states the name and address of the person or consultant that prepared the project report. देखिए, यहाँ पे तो कंपनी का नाम आ गया, कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट करने वाली है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी आइटम या कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, ये चीज़ मेंशन की। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता कौन है? टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट खुद नहीं बनाएगा, तो उनका भी नाम मेंशन किया हुआ ज़रूरी है, एक्सपर्ट या कंसल्टेंट जो भी हम कहें। तो कवर पेज ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंसल्टेंट दैट प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जिसने रिपोर्ट बनाया है उसका नाम एंड एड्रेस लिखा होगा। अभी ये हो गया कवर पेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा इंडेक्स, स्टेटिंग द वेरियस कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स। उसके बाद इंडेक्स होना ज़रूरी है कि हमने रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स लिखे हैं, इंक्लूड किए हैं, सामने रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स। ठीक है, ताकि रिपोर्ट देखने में आसानी रहे, या फिर रिपोर्ट देखने के बाद कोई पर्टिकुलर पॉइंट रिफ़र करना है, फिर से देखना है, ओवरव्यू करना है, तो इंडेक्स के ज़रिए फटाफट से मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस यानी कुछ ओवरव्यू इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी, डिटेल में नहीं होगी। स्टेटिंग प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस उसमें रहेगा
नेम ऑफ द फर्म विच हैज़ प्रपोज टू सेट अप द प्रोजेक्ट। जो बिजनेस या फर्म शुरुआत करना चाहती है, प्रोजेक्ट जिसका आइडिया है, उसका नेम रहेगा नेम ऑफ द फर्म विच हैज़ प्रपोज टू सेट अप द प्रोजेक्ट। एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोजेक्ट करना है इन फ्यूचर, वो लोकेशन। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा था XYZ प्रोडक्ट लिखा था, तो वो प्रोडक्ट किस टाइप का है वो लिखा जाएगा। कंज्यूमर गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, या फिर क्या प्रोडक्ट है। नेम ऑफ द प्रमोटर्स एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और फर्म, ठीक है। नेम ऑफ द प्रमोटर्स, जो बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, प्रमोटर्स कौन कौन है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टर्म लोन, इक्विटी, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ एनी, एक्सेट्रा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट कितनी होगी प्रोजेक्ट की, सारे ही खर्चे देखे जाएंगे, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे, अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड कॉस्ट हम देखेंगे, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्सेस, ठीक है। टर्म लोन भी हो सकती है, इक्विटी या सब्सिडी भी मिल सकती है गवर्नमेंट में, अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट में तो सब्सिडी भी मिल सकती है, तो वो डिटेल होगी। एंड उसके बाद द एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड यूनिट एंड द टेंटेटिव पीरियड ऑफ अटेनिंग फुल कैपेसिटी। अभी बिजनेस प्रोजेक्ट शुरुआत की है, ठीक है, प्रोजेक्ट सेटअप किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सोचा था उतने ही लेवल का प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में ही हो जाए। हमने 10,000 यूनिट सोचा है पर ईयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट ही 10,000 ही गुड्स बनने लगे, प्रोडक्ट बनने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि 6,000 बने या 5,000 बने। तो एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लिखनी होगी पहले तो, कि कैपेसिटी कितनी है जो प्रोजेक्ट या प्लांट सेटअप किया है उसकी। उसके बाद एंड द टेंटेटिव पीरियड ऑफ अटेनिंग फुल कैपेसिटी, जैसे 10,000 यूनिट बनने की कैपेसिटी है तो वो एनुअल कैपेसिटी हो गई, वो लिखना है। एंड टेंटेटिव पीरियड, कौन से पीरियड तक, कौन से ईयर तक हम वो फुल कैपेसिटी अचीव कर पाएंगे, वो लिखना है, ठीक है। अभी ये तो हो गया प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस। अभी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आने वाला है प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट की डिटेल्स होगी अभी नेक्स्ट। द नेम, एज, क्वालिफिकेशन, experience and the position of each promoter or director in the proposed project। प्रमोटर डायरेक्टर की सारी डिटेल्स है, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, उसका एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या पोजीशन है। उसके बाद है ब्रीफ समरी मे बी गिवन अबाउट द एसोसिएटेड कंसर्न्स और फर्म्स where the directors or promoters are currently connected, related with the name of the concern, line of activity whether trading or manufacturing, and the annual turnover of each concern। अभी जो डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही कंपनी के डायरेक्टर होंगे, कहीं और भी वो हो सकते हैं, तो उनकी वजह से वो जो कंसर्न एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है, एसोसिएटेड कंसर्न, तो उनके भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ताकि जो भी एजेंसीज या गवर्नमेंट रिपोर्ट स्टडी कर रहे हो उन्हें सारी ही डिटेल मिल जाए रिलेटेड टू डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट आउटलाइन। प्रोजेक्ट आउटलाइन यहाँ पे होगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट द प्रोजेक्ट वुड मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट में। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल में प्रोडक्ट XYZ दिया था उन लोगों ने। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल कौन सा होगा। टाइप ऑफ मशीनरी दैट वुड बी इंस्टॉल्ड, दैट इज़ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक एक्सेट्रा, मशीनरी कैसा यूज़ होगा उसका डिटेल देना है टाइप ऑफ मशीनरी का,
ठीक है, इससे प्रोजेक्ट का आउटलाइन मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड मार्केट पोटेंशियल। अभी जो भी प्रोडक्ट बनना है, जैसे XYZ प्रोडक्ट बनने वाला है, तो उसके लिए डिटेल्स रहेगी 4th पॉइंट में, प्रोडक्ट एंड मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल यानी फ्यूचर में मार्केट, कितना मार्केट हमारा प्रोडक्ट कवर कर सकता है। ठीक है, 10% मार्केट कवर करेगा, 20% करेगा, मार्केट पोटेंशियल हम देखेंगे। द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, तो इस पॉइंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, whether 100% or less in the initial 2 or 3 years, and if below 100% then what period of time would be required to achieve 100% plant capacity। जो भी बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है, तो वो 100% प्लांट कैपेसिटी कब तक यूज़ हो सकती है। ठीक है, उतना प्रोडक्शन हम कब तक कर पाएंगे, विद इन 2-3 ईयर्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर कौन सा पीरियड, कितना पीरियड रहेगा वो लिखना है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस पे हम कितना क्वांटिटी बनाएंगे, एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स टर्नओवर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, से अबाउट 5 to 10 ईयर्स। इन क्वांटिटी के बेस पे हम सेल्स वैल्यू भी बता सकते हैं कि कितना सेल्स हो सकता है 5 to 10 ईयर्स में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कस्टमर ग्रुप that would be buying the product. For example, corrugated boxes for packing would be used by food processing sector, consumer durable companies, FMCG companies, industrial products, etc. जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन यूज़, किस तरह के कस्टमर्स उसे यूज़ करेंगे वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने बॉक्सेस का एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही हम ले सकते हैं एग्जाम्पल की सीमेंट बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, प्लांट सेटअप हुआ है, तो भाई वो प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होगा, तो वो तो अदर बिजनेसेस में ही यूज़ होगा, या फिर तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि आगे बिजनेसेस में बिल्डिंग वगैरह बनाने में कितना यूज़ हो रहा है, या फिर सीधा कस्टमर ही कितने लेके जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि कस्टमर ग्रुप्स क्या क्या है। नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ मेजर बायर्स। इफ द कंपनी इज ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर प्रोडक्ट, एंड द नेम्स ऑफ पोटेंशियल मेजर बायर्स। करंट मेजर बायर्स बताने होंगे। मेजर यानी बड़े बड़े कस्टमर कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट के, सीमेंट मेकिंग कंपनी है हमारी, तो फिर हम कौन कौन से मेजर कस्टमर्स हमारे पास से वो गुड्स लेके जाते हैं। और फ्यूचर में पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल मेजर बायर्स, हमें क्या लगता है कि कौन कौन ज़्यादा हमारा गुड्स लेके जाता है, वो इन्फॉर्मेशन देना है, नाम देने हैं उनके। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है कस्टमर तक। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स प्रोजेक्शंस फॉर 2 or 5 years। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स प्रोजेक्शन यानी कितना हम मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स, कितना सेल्स करेंगे, उसका एस्टिमेट देंगे हम। अभी ये चीज़ हो गई रिलेटेड टू प्रोडक्ट, हमने देखा, एंड मार्केट पोटेंशियल यानी कि हमने कस्टमर्स की, हमारे बायर्स की इंफॉर्मेशन दी हमने। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो गुड्स हम बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिटेल देंगे हम। मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे पहले देंगे मेन रॉ मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल्स और पार्ट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एकदम मेन रॉ मटेरियल कौन सा है, सपोर्टिंग अदर कौन से हैं, एंड दूसरे पार्ट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। द वेरियस प्रोसेसेस और स्टेजेस through which the process would pass during production, with a flow chart showing the manufacturing process start to end। जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ तब से लेके एकदम एंड तक, जब प्रोडक्ट पैक हो गया तब तक सारी ही प्रोसेस एक चार्ट के ज़रिए बताना है रिपोर्ट के अंदर। The process of quality control that would be undertaken, the nature of tests that would be conducted needs to be stated। क्वालिटी कंट्रोल
किया जाता है बिज़नेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर मोस्टली। जब भी गुड्स बन जाता है उसके बाद चेक किया जाता है वो गुड्स डिफेक्टिव तो नहीं है, या फिर हमने जो स्टैंडर्ड सोचा था हमारे गुड्स के लिए उस स्टैंडर्ड तक बना है कि नहीं। उससे अगर लो क्वालिटी का है या डिफेक्टिव है तो फिर वो गुड्स आगे सेल नहीं किया जाता कस्टमर को, वो वापस से प्रोसेसिंग के लिए जाता है या फिर कोई और मेजर लिया जाता है उसके लिए। तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्वालिटी कंट्रोल करना। ठीक है, प्रोडक्ट को चेक किया जाएगा, क्वालिटी को चेक किया जाएगा, अप टू द मार्क नहीं है तो नहीं सेल करना है, तो उसकी प्रोसीजर बताना है। Next is type of effluents that would arise from the manufacturing process and the treatment of such effluents। यानी कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग कोई बाय प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, एंड फिर उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी ही डिटेल्स मेंशन करनी होगी अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हो गया हमारा 7th कंटेंट। नेक्स्ट इज लोकेशन स्टेटिंग। अभी बात आ गई लोकेशन की, जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो द एड्रेस देना होगा वेयर द प्रपोज प्रोजेक्ट वुड बी लोकेटेड। एक्सेस बाय रोड, रेल एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, रोड यूज़ करके, रेल ट्रांसपोर्ट या अदर मीन्स। The type of area where the backward or developed in which the project would be located। कहाँ पे हमने प्रोजेक्ट चालू किया, बैकवर्ड है तो फिर वहाँ पे तो काफ़ी सारे फ़ायदे वहाँ के लोगों को भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस को भी बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट काफ़ी सारी सब्सिडीज़ वगैरह देंगी। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेशन और सब्सिडी विच द प्रोजेक्ट वुड बी गेटिंग ड्यू टू सच लोकेशन। लोकेशन के बेस पे डिसाइड होगा कंसेशन या सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कितने एक्सटेंट तक मिलेगा। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क फोर्स। लोकेशन कैसा है, बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे अभी डिपेंड करता है, स्किल्ड लोग कम भी हो, अनस्किल्ड भी हो, या कोई कोई काम ऐसा होता है कि वहाँ पे स्किल्ड ज़्यादा मिल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल इफ़ एनी। रॉ मटेरियल कितना जल्दी अवेलेबल हो सकता है उस एरिया में, प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट पे। प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट्स वेयर द प्रोडक्ट वुड बी सप्लाइड। प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो मार्केट में सेल करना है तो वो मार्केट कितना नियर बाय है प्रोजेक्ट के, वो चीज़ें देखी जाएगी, वो आएगा अंडर लोकेशन। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टेटिंग द एरिया ऑफ लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट वुड बी लोकेटेड। एरिया कितना होगा, लोकेशन हमने बता दिया कि चलो कोई विलेज है या कोई बैकवर्ड एरिया है, लेकिन वहाँ पे एरिया कितना कवर हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग लैंड लेवलिंग एंड साइट डेवलपमेंट, कॉस्ट कितना लग रहा है इन चीज़ों में। द एरिया ऑफ प्रपोज फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग इफ़ एनी, अगर वहाँ पे हम खुद फैक्ट्री बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमने खुद बनाया है तो उसका एरिया कितना रहेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विथ आर्किटेक्ट फीस एंड अदर चार्जेस बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एज वेल एज ऑफिस बिल्डिंग। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसका डिटेल हम देंगे, कॉस्ट बताएंगे, आर्किटेक्ट फीस भी लगेगी वहाँ पे, सारे चार्जेस हम डिटेल मेंशन करेंगे यहाँ। ये हो गया हमारा 9th कंटेंट। नेक्स्ट इज यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ यानी वाटर, पावर एंड फ्यूल, ये चीज़ें हम कितनी यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस में। वाटर, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई required for producing the product and cost of construction of special tube wells if any। अगर ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। जैसे और हमने कहा हम फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस बनाने वाले, तो वहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा। पावर की बात करें तो सोर्स ऑफ सप्लाई,
उसका सोर्स ऑफ सप्लाई मेंशन करेंगे, वेदर एडिशनल अरेंजमेंट वुड बी मेड टू हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ पावर एंड द कॉस्ट ऑफ द सेम, पावर की इंफॉर्मेशन देंगे, फ्यूअल, number of boilers that would be required for production and their cost, whether operated on diesel or otherwise, and the requirement of other fuels such as coal, coke, oil and gas and their availability. अब ये resources कितने required होंगे और उसकी अवेलेबिलिटी भी मेंशन करना है कि अवेलेबिलिटी भी कितनी है, हमें रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल है कि नहीं है या शॉर्ट है, वो भी हम लिखेंगे. नेक्स्ट कंटेंट इज रॉ मटेरियल. जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें मेन रॉ मटेरियल भी होगा, अदर रॉ मटेरियल्स भी होंगे, तो वो चीज़ें हमें देनी है. सबसे पहला मेन रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कौन से सप्लायर से आ रहा है, ठीक है, वो लिखना है. मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड एट अ टाइम, मिनिमम हम कितना लेंगे. द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल इफ़ एनी, क्या कोई डिफ़िकल्टी है, ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टी है या फिर हम जितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा, वो कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी. डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल. नाउ नेक्स्ट कंटेंट इज प्लांट एंड मशीनरी. विदाउट प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा बिजनेस, ठीक है. कोई भी गुड्स ले लो, एफएमसीजी प्रोडक्ट बन रहा है या कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, कोई और प्रोडक्ट बनाने का प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड होगा ही. कम स्मॉल लेवल पे हो सकता है या बड़े लेवल पे, पर रिक्वायर्ड होगा, तो उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देनी है. द टाइप ऑफ मशीनरी टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कौन से तरह का मशीनरी है. कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस. जब मशीनरी हम बाई कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो मशीनरी का कॉस्ट तो लगा ही, नो डाउट, लेकिन वो मशीनरी ट्रांसपोर्ट होके आएगा हमारे प्रोजेक्ट प्लेस पे एंड उसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो भी चार्जेस मेंशन करने होंगे यहाँ. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ मशीनरी, इंडिजिनियस या और इम्पोर्टेड. मशीनरी कैसा है, हमारी ही कंट्री में बना हुआ है या हमने इंपोर्ट किया है, वो भी लिखना होगा. तो ये चीज़ें आएंगी अंडर प्लांट एंड मशीनरी. नेक्स्ट इज टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, जो भी हमारा सोर्स है पैसे का, अभी टर्म लोन हो जाएगा मोस्टली ज़्यादा टाइम के लिए एंड वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पीरियड के लिए. तो द अमाउंट ऑफ टर्म लोन दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड रीपेमेंट पीरियड, टर्म लोन कितना चाहिए, रीपेमेंट पीरियड कितना है, कितने साल में हम रीपेमेंट कर देंगे. द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड इट्स सोर्सेज. वर्किंग कैपिटल जो रूटीन हमारे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हमें कितना पैसा चाहिए एंड कहाँ से मिलेगा सोर्स, वो हम लिखेंगे. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अ ब्रीफ समरी. कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, ऑफिस, ये जो अगर हमने बनाया है तो उसका खर्चा कितना, लैंड का लिखेंगे. या प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी हमने ख़रीदा, लाया, इंस्टॉल किया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो एक्सपेंस, तो वो कॉस्ट हम देखेंगे. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ज़रूरी होगा, ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी, ठीक है. नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स विद लोकल बॉडीज़, यूटिलिटी फॉर्म्स एंड अदर्स. यूटिलिटी फॉर्म्स यानी हमने आगे देखा कि पावर, वाटर, फ्यूल जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे भी कुछ डिपॉजिट करना होगा, हमें रखना होगा पैसे, तो वो कितना है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, कंटिंजेंसी फंड हम क्या रख रहे हैं, एमरजेंसी फंड, वो कितना रहेगा, एंड मार्जिन मनी फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, मार्जिन मनी फॉर लोन्स एंड एडवांस कितना होगा, ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी यहाँ. एंड नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ फाइनेंस. मीन्स ऑफ फाइनेंस, पैसे
कहाँ से आएंगे, कैपिटल कितना होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल कितना होगा, सिक्योरिटीज़ के ज़रिए कितना पैसा आएगा, लोन के ज़रिए कितना आएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगी, वो सारी ही इंफॉर्मेशन देनी है हमें इस पॉइंट में। तो शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है तो वो आएगा, टर्म लोन, अदर सोर्सेस इफ़ एनी, टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग विच शुड मैच विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट। हमारी जितनी कॉस्ट है उतना ही पैसा हम लेंगे लोगों से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये जो अलग अलग सोर्सेज से हम पैसे लेंगे वो मैच होना चाहिए विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बात हो गई मीन्स ऑफ फाइनेंस की। नेक्स्ट इज नोट्स एंड स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स। जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है हमारा, उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो बनाएंगे। कुछ तो हमने एस्टिमेट किया होगा कि चलो हमारा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए रेवेन्यू कितना होगा और हमारी कॉस्ट कितनी है वो भी हमें पता है, तो हम प्रॉफिट कितना कर रहे हैं वो जो स्टेटमेंट बनाया होगा वो हमें देना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देंगे हम, जो रियल नहीं है हम एस्टिमेट करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होगी, फिगर्स क्या होंगे उसमें। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश की डिटेल रहेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, अदर नोट्स एंड स्टेटमेंट जो भी रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सारी ही चीज़ें आएंगी कंटेंट्स के अंदर जो रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अब इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके एनालाइज करके ही क्या होगा, एंटरप्रेन्योर को खुद को भी फ़ायदा मिलेगा ये सारी चीज़ें स्टडी करके आगे का काम करने में, और बाकी जो लोग हैं गवर्नमेंट फाइनेंसिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी हेल्प मिलेगी कि उनको सब्सिडी देनी है या नहीं, अप्रूवल देने हैं या नहीं, या फिर लोन देना है या नहीं, वो चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी अगर इन तरीक़ों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट को देख लिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।